नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता गोल्ड, शूटर सिंहराज ने जीता सिल्वर मेडल, देश का नाम किया रोशन। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, मनीष नरवाल को 6 और सिंहराज को मिलेंगे 4 करोड़। अब 25 को नहीं 27 को होगा भारत बंद, संयुक्त मोर्चा ने बदली बंद की तारीख। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के मनीष नरवाल ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। ये भारत का इस साल का कुल 15वां मेडल और तीसरा गोल्ड मेडल है। खास बात यह है कि इस कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी भारत के ही नाम रहा है। भारत के सिंहराज ने भी इस कैटेगरी में चांदी पर अपना निशाना लगाया। भारत के मनीष नरवाल और सिंहराज ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर MPSH कैटेगरी में गोल्ड और सिल्वर अपने नाम किए हैं। मनीष नरवाल ने 218.2 का स्कोर कर गोल्ड पर कब्जा किया और वहीं सिंहराज ने 216.7 के स्कोर के साथ सिल्वर जीतने में कामयाबी हासिल की। टोक्यो में भारत के पदकों की संख्या अब 15 हो गई है। ये दोनों ही शूटर हरियाणा के फरीदाबाद शहर के रहने वाले हैं। पैरालंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में फरीदाबाद के शूटर सिंहराज ने अपना 50 मीटर शूटिंग में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। इससे पहले 31 अगस्त को सिंहराज ने 10 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। इसी तरह सिंहराज ने शूटिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज और सिल्वर 2 मेडल जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। सिल्वर मेडल जीतने की खबर सुनकर सिंहराज के घर पर बीजेपी विधायक राजेश नागर पहुंचे और परिजनों को बधाई दी। देखते ही देखते सिंहराज के घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया और युवा वर्ग नाचकर खुशी मनाता नजर आया। पहले ब्रॉन्ज मेडल हमें दिया और आज फिर सिल्वर मेडल हमें दिया। इसमें हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इसका श्रेय उनके पूरे परिवार को, उनके घर को, उनके हमारी सरकार जो है हरियाणा सरकार, हमारी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके द्वारा नई खेल नीति जो बनाई गई है। आज से पहले बहुत से खिलाड़ी मेडल जीत के आए होंगे या जीते होंगे, पर किसी ने भी या किसी प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की होगी। ये उत्साह वर्धन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी की वजह से, जो हमारी खेल नीति है उसी की वजह से नए खिलाड़ी, नए युवा साथी, नए हमारे भाई, हमारी बहनें नए बड़े बड़े पदक जीत कर ला रही है और इनका श्रेय उनको भी जाता है। और हमारी सरकार ने जो ज़्यादा इनाम पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई अवार्ड या इनाम है तो हरियाणा प्रदेश का है। उसमें हम सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, उसमें हम उनको रहने के लिए सस्ते दर पर प्लॉट भी दे रहे हैं और काफ़ी उत्साहवर्धन हमारी सरकार नए खिलाड़ियों को। मनीष नरवाल के घर भी पहुंचे हैं, आप बधाई दिए, परिवार को क्या कहेंगे? मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं क्योंकि उनके जो भाई ने हमारे को एक गोल्ड मेडल जीत कर दिया है, ये भी एक बहुत हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। हरियाणा सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मनीष नरवाल को 6 करोड़ तो रजत पदक विजेता सिंहराज अधाना को 4 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई भी दी है। बता दें कि 19 साल के नरवाल ने पैरालंपिक का रिकॉर्ड बनाते हुए 218.2 स्कोर किया और वहीं अधाना ने 216.7 अंक बनाकर रजत पदक अपने नाम किया है। ये दोनों निशानेबाज हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत की पदकों की संख्या 15 हो गई है। भारत में अब तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते गए हैं, जबकि निशानेबाज ने भारत 5 पदक जीत चुका है और सिंहराज का टोक्यो पैरालंपिक में यह दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने पैरालंपिक खेलों में 31 अगस्त को P1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा में अब 4ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुल चुके हैं। बच्चे स्कूल में पहुंचने लगे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आएगी या नहीं पता नहीं और हम तीसरी लहर के इंतजार में नहीं बैठ सकते। देखिए, स्कूलों का अच्छा रिस्पांस है। पहले हमने
जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4थी से 5वीं के स्कूल खुले। तो कुल मिला के अच्छी संख्या में बच्चे रहे और ऐसी उम्मीद हमने पहले भी नहीं थी कि 100% बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें हमने छूट भी दी है कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। अगर वो लगता है कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। अच्छी संख्या में बच्चे रहे और कुल मिला के अभी तक स्थिति पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल रही है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। उस सारी स्थिति को देखते ही हमने 4थी से 5वीं तक के स्कूल खोले। अगर स्थिति इसी प्रकार से बनी रहती है तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से हम 1ली से 3री तक के जो स्कूल है वो भी खोलने वाले हैं। जिस प्रकार की एक शंका दिखाई जा रही है कि 3rd वेव आएगी, 3rd वेव की बात शंका जाहिर की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा, मैं उसका कोई खंडन नहीं कर रहा कि वो नहीं आएगी, पर मेरा मानना यह है कि हम 3rd वेव का इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है 3rd वेव आए भी और हो सकता है 3rd वेव नहीं भी आए, लेकिन अगर 3rd वेव की स्थिति कोई देश में उत्पन्न होती है और आती है तो निश्चित तौर से बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। अगर हमें स्कूल बंद करने पड़ेंगे तो निश्चित तौर से तुरंत निर्णय लेंगे और स्कूल को भी बंद कर सकते हैं। बच्चों की हेल्थ महत्वपूर्ण है तो निर्णय लेंगे, लेकिन हम इसका इंतजार नहीं कर सकते कि 3rd वेव कब आएगी और उसके लिए हम स्कूल बंद रखें, तो वो मुझे लगता है उचित नहीं है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले 9 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। इसको लेकर किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया। किसान जहां इन कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार इनको रद्द करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, जिसको सरकार और किसानों के बीच खींचतान खत्म नहीं हो पा रही है। इसी बीच आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन अब इस तारीख को बदल दिया गया है। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने बताया कि भारत बंद अब 25 को नहीं बल्कि 27 सितंबर को होगा। इसकी औपचारिक घोषणा संयुक्त मोर्चा की तरफ से जल्द ही की जाएगी। इसके साथ ही गुरनाम चरूनी ने करनाल लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए किसान नहीं बल्कि पुलिस जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि करनाल में किसानों पर गलत लाठियां बरसाएगी, जिसको लेकर 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत होगी। किसान आंदोलन में शुरू से ही एक्टिव रहने वाली कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन स्थलों का दौरा कर रही है। हरियाणा के रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बस्तर टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाले किसान के गांव पहुंचे। दीपेंद्र ने किसान सुशील काजल के परिवार वालों से मुलाकात कर उनसे ढांढस बंधाया और मीडिया से बात करते हुए दीपेंद्र ने किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि लाठीचार्ज का दर्द सबके दिल में है। उन्होंने कहा कि करनाल शहर से 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज होने पर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। स्वर्गीय सुशील काजल जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार के प्रति हम ढांढस बांधते हैं और जिस बेदर्दी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरा धरना इस बात का गवाह है कि वो जो है लेट गए थे खाट पे, मगर खाट पे लेटने के बावजूद लाठीचार्ज किया गया। इसी को लेकर मानव अधिकार आयोग में गए थे, जो आज जवाब मांगा है डीसी एसपी से इस सरकार ने। तो ये बहुत दर्दनाक, इसका दर्द हम सबके दिलों में है। ये जो कार्रवाई करी, जो लाठीचार्ज हुआ, उसका दर्द सबके दिलों में है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे इस धरने में। 15 किलोमीटर दूर, करनाल से 15 किलोमीटर दूर बैठे थे जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। और उसके बाद जो ये एसडीएम है, इनकी भाषा की भी किसी का सर फुटे बिना कोई ना बचे, और उस भाषा का बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये कह के कि भाई उनकी कार्रवाई का, उनकी जो कार्रवाई करी गई उन द्वारा, उसका बचाव मुख्यमंत्री जी कहने का सख्ती जरूरी थी। और आज भी आपने देखा कल कि उन पर कोई कार्रवाई ना करके केवल उनका ट्रांसफर मात्र किया गया। ट्रांसफर तो रूटीन मैटर है जी। ट्रांसफर तो कोई मतलब कई ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। ट्रांसफर तो रिवॉर्ड भी हो सकता है, तो ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट। ये दुख की बात है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है जो हम शुरू से कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की शय पे ये हुआ। अंबाला के गांव कड़ासन में प्रॉपर्टी के विवाद में चली गोली में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल 6 मरले के एक प्लाट को लेकर 2 परिवारों में लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था। दोनों परिवार कोर्ट भी गए, जहां कोर्ट ने गुरनाम के पक्ष में फैसला सुनाया और फैसला हुआ कि 2 दिन बाद गुरनाम सिंह अपने प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकता है। लेकिन जब गुरनाम सिंह ने प्लाट पर काम शुरू करवाया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। गुरनाम के पैरों पर भी गोली मारी गई।
यही नहीं, इस हमले में खुदाई का काम में लगे जेसीबी ड्राइवर पर भी गोली मारी गई और उसको घायल कर दिया गया। घायल हुए दोनों व्यक्तियों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। एसएचओ जसवंत सिंह ने बताया कि मामले में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 307 समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। खड़ासन में दो ग्रुप हैं, एक गोंदी ग्रुप है, गोंदी परिवार है, और एक गुरनाम सैनी परिवार है। इनका एक प्लॉट को लेकर 6 मरले के प्लॉट को लेकर डिस्प्यूट चला हुआ है और इसमें जो गुरनाम सैनी है वो एक बार पहले भी कोर्ट से केस जीत गया था और इसके बाद इन्होंने गोंदी परिवार ने उस पर स्टे ले लिया था। जो इनकी ज़मीन है वो गोंदी परिवार के साथ लगती है 6 मरले। उसके बाद इन्होंने न्यायालय में गए तो कोर्ट ने पिछली 28 तारीख को गुरनाम सिंह के पक्ष में फैसला दे दिया। फैसला लेने के बाद मैंने दोनों पक्षों को बुलाया तो दोनों पक्षों ने ये सहमति बनी कि भाई 2 या 3 दिन के बाद 2 दिन का समय दिला दो और 2 दिन के बाद यह अपना गुरनाम सिंह है अपनी चढ़ाई कर लेगा, जो इसने बनाना अपने प्लॉट बना लेगा। हम 2 दिन के लिए समय दिया जाए। आने वाली पार्टी को 2 दिन का समय लिखित में दे दिया था। उसके बाद आज समय पूरा होने पर गुरनाम सिंह और इसका परिवार ने वहाँ अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करने की सोची। तो उसके बाद ये गोंदी परिवार के जो लड़के हैं, जो इसमें एक डीलर भी है, नरेश गोंदी डीलर है कोई गड़ासन का, उसने और विशाल ने, इन्होंने संगठित होकर और 40-50 लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें एक कुलदीप है जो राजू है उसका साड़ा है, उसको भी फायर लगा है, इन्होंने गोलियां भी चलाई। और दूसरा जो जेसीबी पे एक ड्राइवर था उनके भी हाथ पाँव कोई ज़्यादा चोट है, जो कि पीजीआई रेफर हैं दोनों। हमने इस आधार पर एफआईआर लॉन्च कर दी है। करनाल के कर्ण स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें फिट इंडिया फ्रीडम रन में बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र की मुख्य अधिकारी रेणु की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने सभी को नशे से दूर रहने और खेलों में भाग लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई। इसके बाद मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो कर्ण स्टेडियम में शुरू होकर गीता द्वार तक जा पहुंचा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे तहसीलदार राजपक्ष अरोड़ा ने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों के दौरान ऐतिहासिक उपलब्धियों से लोगों को रूबरू करवाने को हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लेकर जहां देशभक्ति के प्रति अपनी भावना को उजागर किया है। मैराथन दौड़ के लिए इन्होंने अपना स्टेडियम में अपना फंक्शन रखा हुआ था, जो कि आज के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपरांत इन्होंने ये अपना फंक्शन किया है। ये बहुत अच्छा इनका फंक्शन है और नेहरू युवा केंद्र को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्य करते रहें, जिसमें कि आज के युग में जो आदमी अपनी बॉडी का और अपने परिवार का ध्यान रखेगा तो उसके लिए कहीं भी किसी को डॉक्टर या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फरीदाबाद की इंदिरा कॉलोनी में लंबे समय से सीवर जाम की समस्या से परेशान हो रहे लोगों के हंगामे के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत मौके पर ही समस्या का समाधान करवा दिया। नगर निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर से सीवर के पानी को निकाला और मलबा डालकर समस्या का समाधान किया और साथ ही साथ वहीं पे इनका समस्या का समाधान हुआ। दरअसल यहाँ पिछले कई महीनों से लोग सीवर जाम की समस्या से परेशान थे। भैया ऐसा था कि यहाँ कल आपके चैनल वाले या पता नहीं कौन चैनल वाले कोई आए होंगे, पोर्टल वाले, सारी जनता इकट्ठी थी। वो कह रहे थे 3 महीने पानी भरा हुआ है, जबकि मैं प्रॉपर अपडेट हूँ, यहाँ को पानी था नहीं, थोड़ा बहुत पानी बरसात का था। मैं देखने आया हूँ, वो कह रहे थे सीवर लाइन ब्लॉक है, तो मैंने सीवर लाइन ढक्के उठा के देखा, सीवर लाइन हमारी बिल्कुल ओपन है, चालू है, कोई कहीं ब्लॉकेज नहीं है। ये बरसात का पानी है और कुछ भी नहीं है। लोग राजनीति करने के लिए यहाँ आ जाते हैं और जो जनता बेचारी भोली वाली है उसे भड़काते हैं बेमतलब की। टैंकर मंगा दिया है, टैंकर से बरसात पानी खिंचवा रहा हूँ। और भाई बरसात में तो आपको पता है सारे पूरे शहर में पानी है। इसमें 60 लाख रुपए की सड़क ये पास करा दी है। इसमें 2 साइड नालियाँ हैं, जैसे नालियां बढ़ेंगी यहाँ से नाली लेकर सारा पानी नाली में डाल देंगे, बरसात पानी रुकेगा ही नहीं। कैथल के गांव संजुमा में करंट लगने से करीब 1.5 लाख की भैंस की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि बिजली विभाग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह हादसा और किसी के साथ न घटे। भैंस के मालिक वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि जब वह अपनी भैंस को तालाब से वापस लेकर घर की तरफ आ रहे थे तब उनकी भैंस करंट की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग को पहले भी कई बार शिकायत दे चुके थे कि गली में खड़े खंभों में अक्सर करंट आता रहता है। बिजली विभाग कर्मचारियों ने इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया और यह हादसा हो गया। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। ये जो मैच के साथ हादसा हुआ कब हुआ? ये कल 5-5:15 बजे हुआ जी।
और इसके वो आए थे, पानी पी के आई थी नहर के पास से जी, पूरा आंधे आंधे इसके साथ खींच ली मैस इसने, इतना करंट था, दूर लगे बच्चा में भी करंट आ रहा था जी। ये खंबे में करंट आ रहा था? हाँ, खंबा में करंट आ रहा था जी, ऊपर तार लटकी हुई थी, तो बिजली वाले आधा पौना घंटा के बाद आकर मम के लिए FIR कराने गए, तो बाद में वो तार के ले गए, वो जो लटकी हुई थी इसके ऊपर लिपटी हुई थी। उसके बाद ये कहने लगे नु मम सप्लाई चालू कर दो भाई, नु इसमें तो कोई करंटे को नहीं है, वो नहीं कहने लगे। बीमारी तो पूंजी की 1.5-2 लाख की मैच थी जी। इमाम तो गरीब आदमी मारे गए, जिम्मेदार आदमी जी इमाम। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।